हेलो, कैसे हैं आप सब। आई होप सो आप सब बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और साथ में अपनी पढ़ाई भी कर रहे होंगे। पढ़ाई करना बहुत ज़रूरी है बच्चों, इसलिए क्योंकि ये हमारे बेहतर भविष्य की नींव तैयार करता है और एक पढ़ा लिखा व्यक्ति जो है वो चीज़ों को देखने का उसका नज़रिया बदल जाता है। वो अपने स्वार्थ के साथ साथ परमार्थ पर भी बहुत अधिक सोचता है और जितना वो अपनी भलाई के लिए सोचता है उतना ही वो दूसरों की भलाई के लिए भी सोचता है। और अगर हम दूसरों का भला करते हैं तो परमपिता परमेश्वर, हमारे ईश्वर, हमारे भगवान खुद हमारे आगे खड़े रहते हैं हमारी प्रतिपल प्रतिपक्ष सहायता करने के लिए। आई थिंक सो कि मेरी इस बात से आप सब भी इत्तेफाक रखते होंगे। तो चलिए हम लोग आज आगे पढ़ाई शुरू करते हैं। हम लोगों ने बेटा मैथिली शरण गुप्त का साकेत का कैकेयी का अनुताप जो टॉपिक था उसे कंप्लीट कर लिया है। उस पोएम को जो आपके सिलेबस में है उस काव्यांश को हम लोगों ने पूरा कर लिया है और आज हम लोग उनके गीत को स्टार्ट करेंगे। तो मैंने आपको पहले भी बताया था इंट्रोडक्शन में, जब मैथिली शरण गुप्त जी का हम आपको जीवनी पढ़ा रहे थे तभी मैंने आपको बताया था कि जो गीत है उसमें से 4 गीत उनके लिए गए हैं जो कि आपके कोर्स में हैं और जो साकेत की रचना हुई है वो वास्तव में जो है वो उर्मिला के ही जीवन पर हुई है, क्योंकि जैसा कि द्विवेदी युग की मुख्य विशेषता है कि वो अपने वो इतिहास के या भारतीय इतिहास के या संस्कृति के जो उपेक्षित पात्र हैं उनको महत्व देने के लिए उन्होंने बहुत सारी रचनाएं की। तो हम ये कह सकते हैं कि साकेत भी एक ऐसी ही रचना है जो मूल रूप से राम कथा की जो उपेक्षित पात्र उर्मिला थीं उनको महत्व देने के लिए की गई। और जो हम फर्स्ट आपको गीत पढ़ाएंगे उसमें जो है ऋतु का वर्णन है। एक्चुअली मैं आपको ये बता चुकी हूँ कि चारों में ही 3 जो स्टार्टिंग के गीत हैं उनमें ऋतुओं का वर्णन है और जो उसके बाद का गीत है उसमें उर्मिला अपने मनोद्गारों को व्यक्त कर रही हैं। तो इसमें आप जो है ये देखेंगे कि जो उर्मिला है वो किस प्रकार से अपने हृदय के भावों को व्यक्त करके और अपने प्रियतम अपने पति लक्ष्मण को याद कर रही हैं और वो क्या कह रही हैं शरद ऋतु से, इसका बहुत ही सुंदर वर्णन इस पद में किया गया है। अब देखिए आप यहाँ पर मैं पहले ये पोयम पढ़ रही हूँ, पोयम पढ़ने के बाद ही मैं आपको अर्थ बताती हूँ और थोड़ा सा ध्यान देंगे आप इसमें, क्योंकि ये थोड़ा सा आपका डिफ़िकल्ट है। जो साकेत था आपका वो सरल थी, लेकिन ये जो है ये थोड़ा सा आपका डिफ़िकल्ट है। तो इसमें क्योंकि जो शब्द लिए गए हैं वो तत्सम के शब्द हैं और लेकिन अगर आप ध्यान से समझेंगे एक एक शब्द को तो आपको बिल्कुल पक्का समझ में आने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए पहले हम इसको पढ़ते हैं। निरख सखी ये खंजन आए, फेरे उन मेरे रंजन ने, नयन इधर भरमाई। फैला उनके तप का आतप, मन से सर सरसाए। घूमे वे इस ओर वहाँ, ये हंस यहाँ उड़ आए। करके ध्यान आज इस जन का, निश्चय वे मुस्काए। फूल उठे हैं कमल अधर से, यह बंदूक सुहाए। स्वागत स्वागत शरद, भाग्य से मैंने दर्शन पाए। नभ से वोती वारे, लो ये अश्रु अर्घ भर आए। फिर से एक बार पढ़ रही हूँ ताकि एक एक वर्ड आपको क्लियर हो जाए। और ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट गीत हैं तीनों, फर्स्ट, सेकंड और जो थर्ड गीत है वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट गीत हैं और ये आपके कोर्स में कभी भी एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। इसलिए मेरे साथ ही आप इसको पढ़ेंगे और अपनी कॉपी में भी लिखेंगे। निरख सखी ये खंजन आए, फेरे में उन मेरे रंजन ने, नयन इधर मन भाए। फैला उनके मन का आतप, तन का आतप, मन से सर सरसाए। घूमे वे इस ओर वहाँ, ये हंस यहाँ उड़ आए। करके ध्यान आज इस जन का, निश्चय वे मुस्काए। फूल उठे हैं कमल अधर से, यह बंदूक सुहाए। स्वागत स्वागत शरद, भाग्य से मैंने दर्शन पाए। नभ से मोती वारे, लो ये अश्रु अर्घ भर लाए।
तो यहाँ पर जो उर्मिला हैं वो खंजन पक्षी को दिखा रही हैं। खंजन एक पक्षी होता है, पक्षी का एक प्रकार है, जैसे गौरैया होती है, चिड़िया होती है, कोयल होती है, मोर होता है, वैसे ही खंजन भी एक विशेष प्रकार का पक्षी होता है। और यहाँ पर शरद ऋतु का वो स्वागत कर रही हैं उर्मिला, और अपनी सखी से बात कर रही हैं। क्या कर रही हैं? अपनी सखी से वो बात कर रही हैं और क्या कह रही हैं? निरख सखी ये खंजन आई। इसमें आप ये कह सकते हैं कि जो मैंने आपको प्रसंग इसका ऑलरेडी बता दिया है कि जो साकेत की रचना है वो मूल रूप से उर्मिला के ही महत्व को हम सबके सामने उजागर करने के लिए की गई। और इस गीत में जो विभिन्न उपादान हैं, विभिन्न उदाहरण हैं, जिसे आप कहते हैं उपादान मतलब उदाहरण, उनको ले करके उर्मिला ने अपने हृदय के भावों को व्यक्त किया है। और वो अपने प्रिय लक्ष्मण की जो सुंदर छवि है, मन को हरने वाली छवि है, उसको वो डिफरेंट एग्जाम्पल्स दे करके इसमें बता रही हैं। और उर्मिला अपनी सखी को यहाँ पर संबोधित कर रही हैं। ये इसका प्रसंग होगा। किसको संबोधित कर रही है बेटा? सखी को। निरख सखी ये खंजन आई। वो कह रही है कि हे सखी देखो, अब वर्षा ऋतु जो है वो बीत गई है, और वर्षा ऋतु के बाद कौन सी ऋतु आती है? शरद ऋतु। कौन सी ऋतु? शरद ऋतु। तो वो कह रही है कि हे सखी देखो, अब वर्षा ऋतु जो है वो बीत गई है और अब शरद ऋतु जो है आ गई है। और तुम किसको देखो? ये खंजन आए। खंजन पक्षियों का यहाँ पर आना इस बात का द्योतक है कि अब शरद ऋतु का आगमन हो गया है। फेरे उन मेरे रंजन ने नयन इधर भरमाए। और वो क्या कह रही हैं कि इधर मन भाई। इन खंजन पक्षियों को देख करके बहुत ही सुंदर बात वो कह रही हैं। मैंने आपको खंजन शब्द बता दिया कि खंजन का मतलब होता है एक पक्षी, रंजन मतलब होता है मन को आनंदित करने वाला, मन को रंजित करने वाला, मन को रंजित करने वाला या मन को आनंदित करने वाला। तो फेरे उन मेरे रंजन ने नयन इधर मन भाई। वो कह रही हैं कि इन पक्षियों को देखकर ऐसा लगता है कि मानो मेरे प्रियतम ने, प्रियतम अर्थात ब्रैकेट में आप लिखेंगे लक्ष्मण, अर्थात लक्ष्मण ने अपने मनोहर श्यामल नेत्र, काले नयन इधर की ओर घुमा दिए हों। इधर की ओर मतलब मेरी ओर घुमा दिए हों। एक बार फिर से बता रहे हैं कि उर्मिला कह रही हैं, क्योंकि काफ़ी इम्पॉर्टेंट है ये, इसलिए मैं आपको दो बार साथ में बताते चलूँगी और आप इसे अपनी कॉपी में एक बार वीडियो फिर से देखेंगे और नोट करेंगे कि हे सखी देखो, वर्षा ऋतु बीत गई है और इन खंजन पक्षियों को देखकर ऐसा लगता है कि शरद ऋतु का आगमन हो गया है। और तुम इन खंजन पक्षियों को तो देखो, इन्हें देखकर, क्योंकि देखिए यहाँ पर क्या है, एक्सक्लेमेटरी चिन्ह लगा हुआ है जिसमें कि वो संबोधित कर रही हैं, तो इसलिए आप बहुत ही सरलता से इसका अर्थ लिखेंगे कि हे सखी देखो तो इन पक्षियों को, इनको देखकर ऐसा लगता है कि मेरे प्रिय इन ब्रैकेट लक्ष्मण ने अपने मनोहर श्यामल नेत्र मेरी ओर ही फेरे हों या मेरी ओर घुमा दिए हों। फैला उनके तन का आतप मन से सर सरसाए, घूमे वे इस ओर वहाँ ये हंस यहाँ उड़ छाए। अब एक एक उदाहरण वो दे रही हैं कि क्या क्या हो रहा है। आतप मतलब होता है प्रकाश। फैला उनके मन का आतप, आतप मीन्स प्रकाश। और मन से सर सरसाए, सर मतलब होता है सरोवर, सर मीन्स सरोवर। तो वो क्या कह रही हैं थर्ड लाइन में, फैला उनके तन का आतप मन से सर सरसाए, कि वो कह रही हैं कि इन पक्षियों को देख करके मुझे कैसा लग रहा है कि जो शरद ऋतु है वो आ गई है और चारों ओर जो खिली हुई धूप है उस धूप को देख करके उर्मिला को ऐसा लग रहा है कि मानो ये उनके शरीर का गौरवर्ण तेज हो, उनका जो गोरा शरीर है उसका तेज हो, जो कि चारों ओर
फैल रहा है, चारों ओर गौरवर्ण तेज जो है वो फैल रहा है। अर्थात कि जब मतलब श्री जो लक्ष्मण हैं वो इतने सुंदर हैं कि उनको देख करके ऐसा कि उनको ऐसा लगता है, इस प्रकाश को देख करके, जो सूर्य का वायुमंडल में प्रकाश फैला हुआ है, उस प्रकाश को देखकर ऐसा लगता है कि वो उनके शरीर का गौरवर्ण तेज है। गौरवर्ण क्यों कह रहे हैं? क्योंकि गोरे वर्ण का उनका शरीर है और उससे युक्त होकर के जो सूर्य का प्रकाश है वो चारों ओर फैल गया है। फिर वो क्या कह रही हैं? घूमे वे इस ओर वहाँ, ये हंस यहाँ उड़ आए। और एक चीज़ और, मन से सर सरसाए, ये लाइन छूट गई, सॉरी। मन से सर सरसाए, मन से सर सरसाए का क्या मतलब है? कि वो कह रही हैं कि जब उनका जो यहाँ पर जो सरोवर है और सरोवर के किनारे जो हंस हैं, सरोवर के किनारे जो हंस हैं, उनको देख करके ऐसा लग रहा है कि मेरे प्रिय जो हैं वो उनके मन की जो सरसता है और स्निग्धता है, मन से सरसाए कि जो इस लाइन को आप फिर से देखिए कि फैला उनके मन का आतप, मन से सरसाए कि जो चारों ओर धूप खिली हुई है उसको देख करके तो ऐसा लगता है कि उनका जो गौर वर्ण का शरीर है उसी के साथ, धूप के साथ मिल करके ये प्रकाश चारों ओर फैल रहा है। और मन से सर सरसाए, सर मतलब मैंने आपको बताया बेटा, सर मतलब होता है सरोवर, और जो जल से भरे हुए कमल हैं उनसे युक्त इस सरोवर को देख करके ऐसा लगता है कि उनके जो मन की सरसता है और स्निग्धता है वही यहाँ पर व्यक्त हो रही है। मन से सर सरसाए जो ये शब्द है, इसका मतलब क्या है कि वो कह रही हैं कि जो उनके जो सरोवर है और उसमें खिले हुए जो फूल हैं, उन फूलों को देख करके ऐसा लगता है कि जो उनके मन की स्निग्धता है, किसके मन की? श्री लक्ष्मण जी के मन की जो स्निग्धता है और जो सरसता है वही यहाँ पर व्यक्त हो रही है। समझ में आया? जो उनके मन की, लक्ष्मण जी के मन की सरसता और समरसता है वही यहाँ पर व्यक्त हो रही है। फिर देखिए, करके ध्यान आज इस जन का निश्चय, घूमे वे इस, फोर्थ लाइन, घूमे वे इस ओर वहाँ, ये हंस यहाँ उड़ छाए, करके ध्यान आज इस जन का निश्चय वे मुस्काए। अब उर्मिला अपने मन में कल्पना कर रही हैं और क्या कह रही हैं? वो कह रही हैं कि वन में मेरे जो प्रिय हैं वो ज़रूर इस ओर मुड़े होंगे। वो कह रही हैं कि जो मन में मेरे प्रिय हैं वो ज़रूर इस ओर मुड़े होंगे और उनके इस ओर घूमने से ही, और जो वो मंद मंद मुस्कुरा रहे होंगे उसी का आभास देने के लिए ये जो यहाँ पर हंस उड़ कर के आए हैं वो मुझे उसी का आभास दे रहे हैं। एक बार फिर से बता रहे हैं इस लाइन को, घूमे वे इस ओर यहाँ, वे हंस यहाँ उड़ आए, करके ध्यान आज इस जन का निश्चय वे मुस्काए। तो वो कह रही हैं कि आज ज़रूर वन में मेरे जो प्रियतम हैं वो इस ओर घूमे होंगे, और जब वो इस ओर घूमे होंगे तो उनकी जो धीमी धीमी चाल है उसी का आभास देने के लिए आज ये हंस यहाँ पर उड़ आए होंगे। और सेकंड लाइन में वो क्या कह रही हैं कि आज वो निश्चय ही मुझे याद करके मुस्कुराए होंगे, और उनके मुस्कुराने से ही ये जो कमल पुष्प हैं वो खिल गए हैं। फूल उठे हैं कमल अधर से, यह बंदूक सुहाए। फिफ्थ लाइन देखिए, फोर्थ और फिफ्थ को हम ऐड कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई ये पंक्तियां हैं। फूल उठे हैं कमल अधर से, यह बंदूक सुहाए। तो वो क्या कह रही हैं कि आज ज़रूर वो निश्चय ही मुस्कुराए होंगे, उन्होंने मुझे याद किया होगा और वो मुस्कुराए होंगे, इसीलिए ये जो कमल के पुष्प हैं वो आज विकसित हो उठे हैं। और जो बंदूक शब्द जो है बेटा, जो बंदूक शब्द है ना, इसमें जो यहाँ पर लिखा है, मैं ब्लैक बोर्ड में लिख रही हूँ आपके, ये जो बंदूक है, ये बंदूक भी एक प्रकार का क्या होता है, एक प्रकार का जो है वो
पुष्प होता है, जो बंदूक होता है वो एक प्रकार का पुष्प होता है जो कि किस कलर का होता है, लाल रंग का होता है। तो वो कह रही हैं कि ज़रूर वो मुस्कुराए होंगे, इसीलिए ये कमल ही नहीं खिले हैं बल्कि जो बंदूक के लाल लाल पुष्प हैं वो भी यहाँ पर खिले हुए हैं। और वो बंदूक के पुष्प किसका स्मरण करके खिले हैं, उनके आज इन बंदूक के पुष्पों को देख करके मुझे क्या हो रहा है, अधर से यह बंदूक सुहाए, मुझे उनके लाल होंठ अधरों का स्मरण हो रहा है। इन खिले हुए लाल पुष्पों को देख करके मुझे उनके लाल अधरों का स्मरण हो रहा है। बहुत ही संभाल के आप शब्दों को इसमें बेटा लिखेंगे। फिर देखिए वो क्या कह रही हैं, स्वागत स्वागत शरद भाग्य से मैंने दर्शन पाए, नभ से मोती वारे लो ये अश्रु अर्घ भर लाए। स्वागत स्वागत शरद भाग्य से मैंने दर्शन पाए, नभ से मोती वारे लो ये अश्रु अर्घ भर लाए। बहुत ही सुंदर और बहुत ही पवित्र प्रेम यहाँ पर दिखाया गया है और उन्होंने इसका वर्णन भी बहुत अच्छे से किया है कि हे शरद ऋतु तुम्हारा स्वागत है। क्या कह रही हैं उर्मिला कि हे शरद ऋतु तुम्हारा स्वागत है। क्यों स्वागत है, क्योंकि तुम्हारा जो आगमन यहाँ पर हुआ है, तुम्हारे आगमन से ही यहाँ ये खंजन पक्षी आए हैं, सरोवर में कमल दिखाई दे रहे हैं, सरोवर जल से भीगे भरे हुए हैं, तीव्र धूप खिली हुई है, हंस आ गए हैं, कमल के फूल विकसित हुए हैं। मतलब कंक्लूडिंग पैराग्राफ है ये, कंक्लूडिंग लाइन्स हैं ये इस पैराग्राफ की, कि वो कह रही हैं कि हे शरद ऋतु तुम्हारा बहुत अधिक स्वागत है। क्यों स्वागत है, क्योंकि तुम्हारे आगमन से ही यहाँ पर खंजन पक्षियाँ, एक एक लाइन को पढ़ते जाइए और अर्थ लिखते जाइए, कठिन नहीं है, एक एक लाइन को आप पढ़ते जाएंगे और अर्थ जो है बेटा वो लिखते जाएंगे कि यहाँ पर खंजन पक्षी आ गए हैं, सरोवर जल से भरे दिख रहे हैं, तीव्र धूप बाहर खिली हुई है, हंस आ गए हैं, कमल खिले हैं और ये बंदूक विकसित हुए हैं। तो ये जो प्राकृतिक चीज़ें हैं, जो प्राकृतिक उपादान हैं, प्राकृतिक वस्तुएं हैं, इन सब में मेरे प्रिय की छवि दिखाई दे रही है। वो क्या कह रही हैं कि इन सब में मेरे प्रिय की छवि दिखाई दे रही है। और इसके साथ साथ वो कहती हैं कि इस प्रकार मुझे ये शरद ऋतु के दर्शन से अपने प्रिय के दर्शन का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। और आकाश ने भी क्या किया है, इस शरद ऋतु के आगमन पर, जो उनके स्वागत पर ओस रूपी मोती न्योछावर किए हैं। और मैं क्या कर रही हूँ कि मैं जो तुम्हारा स्वागत कर रही हूँ वो कैसे कर रही हूँ कि जो मेरे नेत्र हैं वो तुम्हारा स्वागत आंसू रूपी जल से अर्घ चढ़ाकर कर रहे हैं। पहले तो आप कंक्लूड करेंगे पूरा पैराग्राफ और उसके बाद आप बताएंगे कि वो कह रही हैं कि जो आज शरद ऋतु में क्या होता है, ओस की बूंदें आकाश पर होती हैं, आकाश पर ओस की बूंदें होती हैं। तो वो कह रही हैं कि जो आकाश है उससे तो ओस की बूंदें गिर रही हैं और आकाश शरद ऋतु का स्वागत कर रहा है। और जब हम किसी का स्वागत करते हैं या किसी को सम्मान देते हैं तो यहाँ पर थोड़ा सा हिंदू फिलॉसफी को मैथिली शरण गुप्त ने लिया है, हिंदू दर्शन को लिया है। तो हम जब किसी का भी स्वागत करते हैं या किसी को भी श्रद्धा अर्पित करते हैं तो उसको हम ऐसे करके क्या देते हैं, जल से अर्घ देते हैं, अर्घ देते हैं ना, जल से हमेशा देते हैं। तो वो कह रही हैं कि जो मेरी आँखों में अश्रु हैं उनसे मैं क्या करूँगी, उनसे मैं इस शरद रूपी ऋतु को, शरद ऋतु को आंसू रूपी जल से अर्घ चढ़ा रही हूँ। वो क्या कर रही हैं कि उनके जो नेत्र हैं वो, उनसे जो आंसू निकल रहे हैं वो तुम्हारा स्वागत शरद ऋतु आंसू रूपी जल से अर्घ चढ़ाकर कर रहे हैं। फिर से बता रहे हैं, वो कह रही हैं कि उनके जो नेत्र हैं, उर्मिला के जो नेत्र हैं, वो आंसू रूपी अर्घ से शरद ऋतु का स्वागत कर रहे हैं। लिख लेंगे ना लास्ट लाइन, फिर से बता दे रहे हैं कि ये तुम्हारी, मतलब तुम जब आई हो शरद ऋतु तो तुम्हारे आने की वजह से ही मुझे अपने प्रिय के दर्शनों का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। और आकाश ने इस शरद ऋतु के स्वागत में ओस रूपी मोती न्योछावर किए हैं
और जो मेरे नेत्र हैं अर्थात जो उर्मिला के नेत्र हैं वो स्वागत रूपी आंसू जो हैं वो उनके नेत्रों से निकल रहे हैं और उस स्वागत आंसू रूपी जल से उर्मिला अर्घ चढ़ा रही हैं। समझ में आ गया? तो हम लोग इसका अब काव्य सौंदर्य भी फटाफट देख लेंगे। तो इसमें देखिए बेटा, जो काव्य सौंदर्य आपका दिया हुआ है इसमें एक तो यहाँ पर शरद ऋतु का वर्णन है, आप बताएंगे। दूसरा उर्मिला की जो विरह वेदना है उसको कवि ने व्यक्त किया है और वही यहाँ पर प्रमुख है। उसके बाद इसमें उपमा अलंकार है, आप देख रहे हैं उपमा दी गई है, फिर रूपक अलंकार है और श्लेष अलंकार भी यहाँ पर है। ठीक है ना, क्योंकि एक शब्द के साथ दूसरा शब्द जब चिपका होता है तो कौन सा अलंकार होता है? जब एक शब्द के साथ दूसरा शब्द चिपका होता है तो श्लेष अलंकार होता है। तो यहाँ पर श्लेष अलंकार के भी हमें दर्शन हो रहे हैं और साहित्यिक खड़ी बोली है, साहित्यिक खड़ी बोली यहाँ पर प्रयोग हो रही है। मुक्तक शैली है और ये पद कैसा है? गेय पद है। कौन सा है? गेय पद है। इस पद को चूंकि गाया जा सकता है इसलिए हम इसे गेय पद भी कहते हैं। और साहित्यिक खड़ी बोली का इसमें प्रयोग किया गया है। किसका प्रयोग किया गया है? साहित्यिक खड़ी बोली का प्रयोग किया गया है। शैली जो है वो मुक्तक शैली है। कौन सी शैली है? मुक्तक शैली है। ठीक है। और लाक्षणिक पदावली का प्रयोग इसमें किया गया है। किस पदावली का प्रयोग है? लाक्षणिक पदावली का प्रयोग है। और जो वियोग श्रृंगार है उसकी बहुत सुंदर अभिव्यक्ति इस पद में की गई है। किसकी अभिव्यक्ति? वियोग श्रृंगार की सुंदर अभिव्यक्ति और मनोरम अभिव्यक्ति इस पद में की गई है। ठीक है, तो इसको आप अच्छे से पढ़ेंगे और अपनी कॉपी में फिर लिखेंगे। ठीक है।